मिट्टा जी इसी फील्ड को क्यों चुना? पत्रकारिता ही चलकर मेरे पास आई। खबर बनाने में इतना समय लगता खबर बनाने में समय नहीं लगता था। जिंदगी स्ट्रगल करना था। 10 साल में एक बार भी फोन मैंने कभी स्विच ऑफ नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिपोर्टर्स रखे जाते हैं उनको स्ट्रिंगर कहा जाता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपने आप में एक अच्छी चीज दिखाएगा, एक अच्छी खबर दिखाएगा। 1 करोड़ फॉलोवर्स तक का जो सफर है वो कैसा रहा? हरियाणा और नियर बाय स्टेट्स का सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाला प्लेटफॉर्म हो चुका है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो एक न्यूज होती थी वो 5 चैनल्स के वो पास 4 से 5 चैनल्स पे जाया करती थी। तो उसमें सबसे टफ कवरेज आपको कौन सी? तब लगा कि भैया पत्रकारिता आसान नहीं है। आसान नहीं है। टफ और ज्यादा टफ बनाने की जरूरत है। खबर अगर आपने कर ली है तो उसको डिलीट करना तो फिर पॉसिबल ही नहीं। एज अ रिपोर्टर कमल जी, आप अगर करनाल के अंदर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? तो मैं ऐसे पत्रकार होने के नाते लोगों से यही अपील करता हूँ, एक तो जागरूकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। CNN IBN जो टॉप चैनल थे उस समय, नेशनल चैनल्स थे, और भगवान की जैसे वहीं से शुरुआत हुई। अमित चौधरी और हमारे सर थे ज्योति कमल सर। ट्रैफिक का जो इशू है इस समय शहर में सबसे ज़्यादा है। जब मीडिया एक्सपेंड हो गया, एक दायरा बढ़ गया, अगर उस समय 10 पत्रकार हुआ करते थे, आज 150 पत्रकार हैं, तो अगर दबाव में कोई पत्रकार आ जाता है तो वो पत्रकारिता कर ही नहीं सकता। सरकार को जल्द से जल्द सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स को रजिस्टर्ड करना चाहिए। एक पॉडकास्ट जो होता है ये भी एक पत्रकारिता का ही हिस्सा माना जाता है। तो सबसे पहले तारा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और कुछ बातें तारा जी के साथ। तो आप भी हमारे पत्रकार एक परिवार का हिस्सा बने हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज बैठक कुछ बातें तारा के साथ में हमारे साथ हैं करनाल की आवाज़, खबरों की दुनिया का एक जाना माना नाम कमल मिट्टा जी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के फाउंडर और वो शख्सियत जिनकी रिपोर्टिंग ने शहर को एक नई पहचान दी है। सालों से बिना रुके, बिना थके, ज़मीन से जुड़ी खबरें, लोगों की पहचान, सच्चाई को सबसे पहले सामने लाने वाले कमल मिट्टा जी आज हमारे पॉडकास्ट में अपनी जर्नी, चुनौतियां, मीडिया की दुनिया के राज और डिजिटल न्यूज़ के चेहरे पर खुलकर बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया जी। अच्छा कमल जी, आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैम अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो करनाल का ही मैं रहने वाला हूँ। मेरा परिवार एक बिजनेसमैन फैमिली है। करनाल में उनका कारोबार है और स्कूलिंग मेरी दयाल सिंह स्कूल रही। कॉलेज दयाल सिंह से मैंने आर्ट्स की। उसके बाद शुरुआत हुई थी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने की। तो जर्नलिज्म का नया कोर्स आया तो उस समय मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया। कौन से सन की बात है ये? 2005। ओके। 2005 में मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया। 2006 से जब शुरुआत की तो उसी समय इंटरव्यूज देने शुरू किए चैनल्स में। तो उस समय IBN 7 और CNN IBN न्यूज़ चैनल होता था, नेशनल चैनल था, काफ़ी अच्छा चैनल था उस समय। तो वहीं से शुरुआत हुई एज ए स्टिंगर, एज ए रिपोर्टर। और GT रोड बेल्ट जो है उस समय जो नेशनल चैनल्स का मीडिया होता था उसे 8 से 9 जिले दिए जाते थे। तो सोनीपत से अंबाला और कैथल और यमुनानगर 8 जिलों में हम रिपोर्टिंग किया करते थे। जैसे आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में हम दिन रात काम करते हैं, तो वैसे उस दौरान नेशनल चैनल्स पे हम उनके लिए स्टोरीज कवर किया करते थे। शुरुआत होती चली गई। शुरुआत जो सबसे पहले के जो 2 एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, 2007 का ये मामला है। 2007 की शुरुआत में सागर रत्ना होटल हुआ करता था, जहाँ KFC है। उस दौरान भी बहुत बढ़िया था, एक का होटल था, शांत थी। तो सबसे पहले स्टोरी मेरी IBN 7 पे सबसे पहले स्टोरी मेरी वो गई थी। अच्छा। जब वो सुबह डिमोलिश कर दिया था, जब वो सुबह 6 बजे पुलिस दल बल आता है पूरा, वहाँ पर उसको डेमोलिश कर दिया जाता है। वहाँ के वेटर्स, वहाँ के स्टाफ ने बड़ा बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया क्योंकि कानून अपने हाथ में वो ले रहे थे। तो लाठीचार्ज हुआ, उसको हमने स्टोरी को कवर किया। तो तब से जो है शुरुआत हुई। और एक सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी जो हुई थी हरियाणा में, एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, समझौता ब्लास्ट, 18 फरवरी 2007 को। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता। मैं करनाल में गाबा परिवार हैं जो कांग्रेस से हैं, उनके परिवार में ही किसी की शादी थी और शादी से मैं होकर आया। और मेरे सीनियर हमारे जो पत्रकार थे RR शैली, जिनके साथ मैंने सीखा, जो मेरे गुरु हैं पत्रकारिता में, उनसे सीखा। उस समय वो स्टार न्यूज़ में थे। तो उनका फ़ोन आता है कि पानीपत ट्रेन में एक आग लग गई है। अच्छा। वहाँ चलना पड़ेगा। तो हम दोनों वहाँ के लिए रवाना होते हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं पानीपत में। तो हमारे सामने 2 डेड बॉडीज़ आई। हालांकि पता चल चुका था कि पानीपत से शिवा गाँव थोड़ा आगे पड़ता है, वहाँ पर कोई बड़ा विस्फोट हुआ है ट्रेन में। अच्छा। और पता जब किया तो पाकिस्तान वाली जो समझौता ट्रेन थी, जो दिल्ली से अटारी बॉर्डर जाती थी, वो ट्रेन निकली और 2 बोगियों में ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। और वहाँ से जब हमने हॉस्पिटल से वहाँ के मौके के DSP थे, उनसे बात की कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक, उन्होंने यही कहा कि 2-1 कैजुअलिटीज़ थी अभी तक। अच्छा। 2 हमने हॉस्पिटल्स पहुँचाई हैं, बाकी देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमें पता चल गया था कि काफ़ी बड़ा मामला है। जो हमारे सीनियर्स थे
चैनल्स के जो ब्यूरो चीफ्स थे वो स्पॉट पे पहुंचना शुरू हो गए थे। हम भी जब स्पॉट पे पहुंचे तो वो दिल आज भी उस घटना को देखकर दहल जाता है कि हमारी आंखों के सामने 68 डेड बॉडीज निकली थी। ट्रेन की जो 2 बोगियां थी उस बोगियों में जो है एक लिक्विड पेट्रोलियम जेली बम का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि तीसरी बोगी से एक वो अटैची मिल गई थी जो ब्लास्ट नहीं हुई थी। तब लोगों को पता चला, जांच एजेंसियों को पता चला कि वो ब्लास्ट कैसे हुआ। तो उसमें जो रिपोर्ट निकल कर आई थी कि लिक्विड पेट्रोलियम जेली बम पहली बार इस्तेमाल हुआ था, कि वो लोगों की सीटों के नीचे अटैचियां रखी हुई थी। और वो जब ब्लास्ट हुआ तो आग का भभका ऐसा था कि किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिला। जो ट्रेन की जो 2 बोगियां थी उनको दरवाजे भी उनके जो है कटर से काट के निकाले गए। पहचान ही नहीं थी हुई थी कि कौन आदमी है कौन औरत है। बहुत ही ऐसा बहुत बड़ा हादसा था और हम लगातार 1 महीना उसकी कवरेज के लिए जाते रहे। हालांकि पूरे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहां पे मौके पर पहुंच गया था। सुबह तक वर्ल्ड का मीडिया वहां पर था, पाकिस्तान से मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था। और फिर शुरू होता है सिलसिला कि कौन लोग थे जिन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी आतंकी घटना जिसे कहें वो पानीपत में हुई थी। 18 फरवरी 2007 का वो मामला है। तो तकरीबन 68 में से 23 बॉडीज ऐसी थी जो अनआइडेंटिफाइड रही या जिनके परिवार के लोगों ने उनको लेने से मना कर दिया। तो मुझे याद है आज भी, जहाँ हादसा हुआ था शिवा जो गांव पड़ता है, ट्रेन की बोगियां कई साल तक वहाँ पड़ी रही। जांच एजेंसियां ऑल ओवर इंडिया की जो है जांच एजेंसियां उसको देखने आती थी। वहीं मेहराना एक गांव पड़ता है, वहीं के शमशान घाट में उनको दफनाया गया था। और लालू यादव जी उस समय रेल मंत्री थे, वो हॉस्पिटल आए थे। और भी बड़े बड़े जो लोग थे, मिनिस्टर्स थे, वो भी आए थे। तो तब से शुरुआत की थी पत्रकारिता की। तो उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। जैसे आज हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, तो उस दौरान भी हम इसी तरह से एक्टिव रहते थे। कभी रात को हम सोनीपत हैं, दिन में हम कुरुक्षेत्र हैं, दोपहर को हम यमुनानगर हैं, रात को पता चले हम 2 बजे सोनीपत से आए हैं, फिर दोबारा कुरुक्षेत्र भागना पड़ गया क्योंकि बड़ा हादसा कोई हो गया। क्योंकि उस समय जो न्यूज़ चैनल्स थे, नेशनल चैनल्स थे, वो स्टोरीज जो है अप्रूव करानी पड़ती थी कि ये स्टोरी हादसा हुआ है या कोई सॉफ्ट स्टोरी है, वो करने जाना है या नहीं जाना। अगर बहुत बड़ा इंसिडेंट है तो हमें पता है कि वो हमें पत्रकार के नाते हमें करनी है, तो हम निकल जाते थे। लेकिन नेशनल चैनल्स पर स्टोरीज बतानी पड़ती हैं कि कौन सी स्टोरीज जो है उन्होंने अप्रूव करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि सीनियर्स होते हैं हमारे कि हम रात को 2 बजे उठ के जा रहे हैं। अब हमें भी पता होना चाहिए कि चैनल हमें वहाँ परमिट करेगा या नहीं करेगा, कि चैनल हमें वहाँ भेजना चाहता है या नहीं भेजना चाहता। ऐसे असाइनमेंट हमें वहाँ भेजा जाता था, तो हम स्टोरीज कवर करते थे। तो उसके बाद IBN 7, CNN IBN के बाद बहुत से चैनल्स में काम किया, जी न्यूज़ में काम किया, रीजनल चैनल्स थे, डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल चंडीगढ़ से शुरू हुआ था 3 भाषाओं में, उसमें काम किया। टोटल टीवी भी कई सालों काम किया, पंजाब केसरी का टीवी शुरू हुआ था, उसमें काम किया। जनता टीवी में अभी भी काम कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। अच्छा। और न्यूज़ 18 इंडिया का नेशनल चैनल है, उसमें भी ऐसे स्टिंगर अभी काम कर रहा हूँ, स्टोरीज कुछ एक जाती हैं उसमें भी। मिड्डा जी, आपको करनाल ब्रेकिंग शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की शुरुआत भी बस एक लंबी कहानी है उसके पीछे। पत्रकारिता में तो मैं था ही 20 साल से। और सबसे पहली बात होगी कि करनाल CM सिटी बन चुका था तकरीबन 11 साल पहले। मनोहर लाल खट्टर जी जो है करनाल से MLA बने और वो CM बने। तो करनाल अपने आप में होट हो गया था न्यूज़ के मामले में, कि करनाल की कोई भी खबर थी, क्योंकि करनाल से CM थे, तो हर खबर उनकी या करनाल से जुड़ी हर खबर पूरे हरियाणा के लोग देखना चाहते थे। तो सोशल मीडिया पे हम एक्टिव थे ही। फेसबुक पे कमल मिड्डा के नाम से मेरी जो प्रोफाइल थी, तो उस पर हम वीडियो अपलोड करने शुरू कर गए। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जो भी वीडियो अपलोड करते थे या फोटोग्राफ्स अपलोड करते थे, तो उसकी भी रीच काफ़ी अच्छी जाने लग गई। लोग उसको देखने पसंद करने लग गए, देखने लग गए, शेयर करने लग गए। एक वीडियो 100 लोग शेयर कर देते थे, 150 लोग शेयर कर देते थे। तो तभी किसी ने बनाया कि फेसबुक पे फीचर आया कि आप पेज बनाओ, उससे आपकी रीच और बढ़ेगी। क्योंकि फेसबुक पे तो प्रोफाइल पे आप 5000 फ्रेंड लिमिट है आपकी, उससे ऊपर बहुत कम जा पाएंगे आप। हालांकि अब प्रोफाइल पे भी लोग फॉलो करने लग गए, ऑप्शन आ गया। लेकिन उस समय फिर जब मैंने पेज बनाया तो सबसे पहले सोचा कि नाम क्या डाला जाए। अच्छा। तो मुझे यही था कि अपने शहर तक ही सीमित रहना है। ज़्यादातर ये था कि शहर के मुद्दे ही उठाने हैं। तो 10 साल पहले भी मैंने ये सोचा था कि अपने शहर के नाम से ही नाम सोचा जाए। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ही उस समय नाम लिखा करा था। फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी चैनल जो बनाया था करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से ही बनाया था। और बस फिर तो वही बात कि हमने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। पहले शुरुआत अकेले करी, फिर एक टीम में व्यक्ति ऐड हुए, फिर 2 हुए, 3 हुए। तो ऐसे ऐसे करते 13 से 14 लोग आज काम कर रहे हैं। और तकरीबन अच्छी है हमारी टीम, बहुत अच्छी है। सभी वेल एजुकेटेड हैं,
तकरीबन जो हमारा स्टाफ है मास कम्युनिकेशन की अच्छी उन्होंने एजुकेशन की हुई है, कोई मास्टर डिग्री है, कोई डिप्लोमा होल्डर है। राइट। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है कि अगर टीम आपकी अच्छी है तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिड्डा जी, सबसे पहले 1 करोड़ फॉलोअर्स के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा मिड्डा जी, 0 से लेके 1 करोड़ फॉलोअर्स तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? सफ़र तो वही रहा कि मेहनत अगर आप करोगे तो लोगों को तो नहीं दिखता कि ये तो ऐसे ही हो गया, लेकिन वो हमें पता होता है, हमारे नियर बाय डियर को पता होता है, हमारी फैमिली को पता होता है, क्योंकि ना हमने कभी दिन देखी ना रात देखी। 10 साल पहले 20 साल पहले जहाँ हम थे आज भी वहीं हैं, क्योंकि जो हमारी शुरुआत थी, कहते हैं ना जो आदमी कढ़ाई जैसी करता है, जैसे आदमी पकता है उसी चीज़ से, तो उसी को देख देख के हम आज भी वही काम कर रहे हैं। जब हमारे पास न्यूज़ चैनल्स थे तब भी हमने कभी दिन की परवाह नहीं की, रात की परवाह नहीं की, आधी रात की परवाह नहीं की, बारिश नहीं देखी, तूफान नहीं देखी, ये नहीं देखा कि सामने से पत्थर पड़ रहे हैं, सामने से आंसू गैस के गोले आ रहे हैं, लाठियाँ आ रही हैं, तो उसी हिसाब से काम करते गए। तो 10 साल से अब जब से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की शुरुआत की है तब भी आप देखते ही हैं कि भगवान की दया से, आप सबके आशीर्वाद से, कि रात के चाहे 2 बजे कोई न्यूज़ आए, रात के 4 बजे कभी कोई न्यूज़ आए, सुबह 6 बजे न्यूज़ आए, हम या हमारी टीम आपको उस न्यूज़ को कवर करती ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लोगों को विश्वास भी है कि उन्हें पता है कि जब तक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम का कोई मेंबर नहीं पहुंचेगा तो हमें शायद उस लेवल पर इंसाफ नहीं मिल पाएगा। हमें पता है कि अगर हम फ़ोन बंद कर कर सो जाएंगे तो लोग फिर भी फ़ोन करते ही रह जाएंगे, या फ़ोन हम नहीं उठाएंगे तो तब भी लोग फ़ोन करते ही रह जाएंगे। कई बार शुरुआत में 1-2 बार हमें आलस हुई कि हम सोचा कि रात हो गई है, 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, कि हम नहीं जाते, कहीं किसी के घर पर पथराव हो गया था, हम थके हुए थे। तो उस दिन देखा कि चांदसराय इलाका पड़ता है जुंडला गेट के नज़दीक, 2 लड़के उस दिन मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरा घर का पता ढूंढकर घर के नीचे आके 12:30-1 बजे खड़े हो गए। अच्छा। कि मिड्डा जी फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उस दिन मेरे को लगा कि भैया खबर की भी क्या इंपॉर्टेंस है, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ अब मेरा प्लेटफॉर्म नहीं बनकर रह गया, ये शहर का प्लेटफॉर्म बनकर रह गया, हरियाणा का प्लेटफॉर्म बनकर रह गया। तो इसलिए भैया मेरे को अब अपनी नींद तो छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं सोचूं कि मैं रात को जैसे सभी लोग सोते हैं 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे आराम से सो पाऊँ, तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए सबसे पहले तो 10 साल में एक बार भी फ़ोन मैंने कभी स्विच ऑफ नहीं किया। कहीं मीटिंग में भी बैठा होता हूँ तब भी फ़ोन उठाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कई बार होता है कि किसी खबर में हूँ, कॉल आ रही है, नहीं उठा पाया, लेकिन खबर से फ्री होते ही उस नंबर पर मेरे को कॉल करना पड़ता है। लेकिन देखना पड़ता है कि वहाँ हम जा पाएंगे, उस कवर को हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों के आपसी कुछ मामले आ जाते हैं तो इनको हम कवर करना बेहतर नहीं समझते, और उनको करना भी नहीं चाहिए। तो बस यही चीज़ है कि स्ट्रगल पे स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, आगे चलते चलेंगे। मिड्डा जी, ये तो सभी जानते हैं कि जब तक हम अपने किसी भी प्रोफेशन के अंदर तब तक सक्सेसफुल नहीं होते जब तक हमारे पास अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। तो आप ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ में है, ना दिन है ना रात है, आपके काम के कोई टाइमिंग्स नहीं है, तो आपका पारिवारिक सपोर्ट आपको कैसे रहा पूरा सफ़र आज तक? आपकी वाइफ का, आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने जो शुरुआत सोशल मीडिया चैनल की करी थी तो घर के लोगों ने खूब सपोर्ट किया था। लेकिन शुरुआत में मैंने ऑफिस थोड़ा घर से दूर रखा तो मैंने देखा कि मुझे काफ़ी दिक्कत आती है कि मैं रात के 11-11 बजे तक ऑफिस में बैठ के काम करता रहता था, न्यूज़ करके आया, न्यूज़ को फाइल करना होता था। राइट। अब तो हालांकि फास्ट सिस्टम आ गया। 10 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय हमें कैमरे जो शूट किया करते थे, हम टेप्स कैमरे हुआ करते थे, छोटी टेप हुआ करती थी। अच्छा। और चैनल्स पर जो हमें स्टोरीज भेजनी होती थी तो उस समय तो खास तौर पर या तो रिलायंस के डैंग सिस्टम आए थे, उस समय रिलायंस के वेब वर्ल्ड आए थे। अच्छा। वहाँ से स्टोरी अपलोड होती थी। या हमें टेप बस से जो है नोएडा भेजनी पड़ती थी, फिल्म सिटी नोएडा भेजनी पड़ती थी। तो उस समय तो सारी रात हमें खबर में लग जाता था, सुबह 4 बजे तक फोन करना पड़ता था। खबर बनाने में इतना समय लग जाता था? खबर बनाने में समय नहीं लगता था, खबर को भेजने में कई बार समय लग जाता था। अच्छा। अब रात का कोई इंसिडेंट हुआ है, रिलायंस वेब वर्ल्ड उस समय बंद होते थे। रात को हमें टेप बस स्टैंड पे भेजनी पड़ती थी, फिर 3 घंटे बाद हमें जागना पड़ता था, 3 घंटे बाद पूछना पड़ता था बस ड्राइवर से कि आपने टेप सही आदमी को सौंप दी। तो ये चीज़ तब से रही है कि सारी रात एक खबर के लिए जागना पड़ता था। तो शुरुआत अगर 20 साल पहले अगर ऐसी हुई है तो तभी हम आज काम कर पा रहे हैं, नहीं तो आज भी हम भी आराम कर रहे होते, इतनी मेहनत ना कर रहे होते। लेकिन जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हुई है, शुरुआत से ही आपने अच्छी मेहनत की है, तो तभी आज उस मेहनत को आगे और सिरे चढ़ा रहे हैं। तो परिवार का कभी परिवार की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कभी भी। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ऑफिस दूर था, दिक्कत रहती थी। अच्छा, लेकिन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया, फिर भी 1 साल मैरिज के बाद भी ऑफिस बाहर रहा।
अच्छा। लेकिन उसके बाद घर के नीचे से जब ऑफिस बनाया, अब मेरा अपने घर के ही नीचे ऑफिस है, अच्छा। पार्किंग एरिया में ही ऑफिस है, तो उससे कम से कम हमें ये रहता है कि घर के कोई भी काम है तो मैं अवेलेबल होता हूँ। राइट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फैमिली को भी संतुष्टि होती है कि कम से कम घर पर ही हैं, कभी कोई परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए, हर किसी के घर में सुख दुख हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स ओल्ड हैं, कभी उनको जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटल कभी उनको दिखाने जाना पड़ता है, तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा, जब अब टीम हो गई है, जब 12 से 13 लोगों की टीम है, तो इसलिए दिक्कत वो नहीं आती। हालांकि शुरुआत में दिक्कत जरूर आती थी कि घर के लोगों को समय नहीं दे पाते थे, बिल्कुल। काफ़ी दिक्कत रही, बच्चों के लिए भी दिक्कत रही, वाइफ के भी लिए रही, पेरेंट्स के भी लिए रही। बड़े ब्रदर्स थे, वो काफ़ी कोऑपरेट करते थे, अब भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टीम अब बड़ी हो गई है तो टीम भी संभालती है काम, ताकि मैं अपने घर के कंफर्ट काम, जोन थोड़ा सा बढ़ कंफर्ट जोन जाता थोड़ा है। बढ़ जाता है। मिड्डा जी, जब आपने अपना सोशल मीडिया शुरू किया करनाल ब्रेकिंग का, उस समय जो पूरा का पूरा करनाल का माहौल था मीडिया को लेके कैसा था? उस समय ज़्यादातर तकरीबन, क्योंकि 10 साल पहले जब सोशल मीडिया शुरू किया था तो मैं अकेला ही था, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही लोग देखना पसंद करते थे, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत की हुई थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय मैं एक्टिव में था। ओके। जैसे कि आपको बताया कि IBN 7 चैनल जो बाद में न्यूज़ 18 के नाम से हो गया ग्रुप, राइट। उसके साथ साथ मैंने जब अपना सोशल मीडिया चैनल शुरू किया तब मैं जी न्यूज़ भी कवर कर रहा था, और पंजाब केसरी टीवी भी कवर कर रहा था, टोटल टीवी भी कवर कर रहा था, डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल भी कवर कर रहा था। क्योंकि सबसे पहले लोगों को एक डिफरेंस नहीं पता होता कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिपोर्टर्स रखे जाते हैं उनको स्ट्रिंगर कहा जाता है, अच्छा। और वो परमानेंट जॉब पे नहीं होते, इसलिए वो एक चैनल के साथ दूसरा चैनल भी कवर कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम उस समय 3-3, 4-4 चैनल्स के लिए काम किया करते थे, 4-4, 5-5 चैनल्स हमारे पास हुआ करते थे। ओके। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो एक न्यूज़ होती थी वो 5 चैनल्स के वो पास 4 से 5 चैनल्स पे जाया करती थी। जाया जो करती बड़ी स्टोरी है वो नेशनल चैनल्स भी लेता था, राइट। और जो बड़े चैनल नहीं दिखा सकते हैं, कोई ऐसी स्टोरी है, तो वो जो रीजनल चैनल्स होते थे, जो हरियाणा के चैनल्स होते थे, वो उस पर जाती थी। तो 4 से 5 चैनल्स में उस समय काम किया करते थे। और फिर जब सोशल मीडिया शुरू किया तो उस समय करनाल में सोशल मीडिया लोगों ने बहुत पसंद किया, आज तक पसंद करते हैं। कभी आज हम फील्ड में रात के 2 बजे तक भी हैं, 3 बजे तक भी हैं, क्योंकि लोग खबरों को लाइक करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को लगता है कि आपको अगर कोई प्यार दिक्कत है, लोगों ने कितना दिया? प्यार बताया नहीं जा सकता। प्यार आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं आज 20 साल पत्रकारिता करते हुए हो चुके हैं, एक अच्छा सेटअप हमारा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का हो चुका है, हरियाणा और नियर बाय स्टेट्स का सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला प्लेटफॉर्म हो चुका है, 13 से 14 लोगों की टीम मेरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि मैं खुद अकेला फील्ड में रहता हूँ। बिल्कुल। सुबह 6 बजे, 5 बजे, रात के 3 बजे, 4 बजे भेजने को मैं टीम को भी भेज सकता हूँ, कैमरा पर्सन को भी भेज सकता हूँ। यही प्यार है कि खुद मुझे पहुँचना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब तक नहीं पहुँच पाऊंगा काफ़ी ऐसे हादसों पे, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन पब्लिक को भी नहीं मिल पाती है। हालांकि टीम भी बहुत अच्छे तरीके से करती है, सभी हमारी जितनी एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, आप सभी जानते हैं सभी को, तो काफ़ी अच्छा काम पूरा टीम करती है। लेकिन यही एक लोगों से ही एक ताकत मिलती है कि जब लोग उसको विश्वास को एक जगह हुआ है, विश्वास लोगों के मन में कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अपने आप में एक अच्छी चीज़ दिखाएगा, एक अच्छी खबर दिखाएगा, तो उसी से शक्ति मिलती है और अपने आप आदमी फिर काम करता है दिन रात। मिड्डा जी, इसी फील्ड को क्यों चुना आपने? इसी फील्ड को क्यों चुना, ये भी एक कोइंसिडेंस है। हालांकि ग्रेजुएशन तक मैं ये सोचता था कि शायद मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, अच्छा। क्योंकि हाइट अच्छी थी भगवान की दया से, कि पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हो जाऊं। शौक था, जैसे कि शुरू से लोग कहा भी करते थे तो पुलिस में जाएगा तो DSP बन सकता है, तो इंस्पेक्टर बन सकता है। या गवर्नमेंट जॉब का शौक था, घर वालों का था कि कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैंने बहुत से टेस्ट भी दिए, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया, एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया, चंडीगढ़ पुलिस का भी टेस्ट दिया। अच्छा। टेस्ट काफ़ी दिए लेकिन पास नहीं हो पाए थे उसमें तभी। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो हमारे पड़ोस में ही एक व्यास फैमिली रहती हैं, मेरा दोस्त था गगन व्यास, और उनकी मदर का फ़ोन आता है कि जो उनकी सिस्टर्स थी 2, एक कज़न सिस्टर और एक रियल सिस्टर, कि अभी ही कोर्स आया है गुरु हरकृष्ण स्कूल में डिस्टेंस थ्रू एजुकेशन के थ्रू, मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म। अच्छा। तो आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हो जाएंगे और कोरस्पॉन्डेंस है, घर बैठे पढ़ाई भी हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो कर लिया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, अभी रिजल्ट आया भी नहीं था, और साथ के साथ फिर इसमें भी एडमिशन ले लिया गया। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जिसे PGDMC कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, 1 साल वाले में एडमिशन लिया, भगवान की जैसे पास भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एडमिशन लेते ही एक इंटरेस्ट जाग पड़ा पत्रकारिता में। अच्छा। कि पत्रकारिता क्या है, जब पढ़ने लगे तो इंटरेस्ट जाग पड़ा।
और इंटरेस्ट जागा तो फिर ये लगा कि किसी पत्रकार के साथ रहकर सीखा जाए कि एक्सपीरियंस पत्रकारिता क्या होती है। बिल्कुल। तो उस दौरान बहुत से पत्रकारों से संपर्क किया और उनमें से एक सीनियर पत्रकार आर शैली मॉडल टाउन में हैं, अब एज्ड हो चुके हैं, काफ़ी सीनियर पत्रकार रहे अपने समय में। उस समय वो उनके पास प्रिंट मीडिया में काफ़ी समय वो काम करा उन्होंने, लेकिन उस समय उनके पास स्टार न्यूज़ चैनल आया था। स्टार न्यूज़ चैनल उन्होंने लिया था। तो फ्रेंड सर्कल से उनसे मैंने संपर्क किया, तो उनके साथ रहकर काम करना सीखा। शुरुआत की, महीना 2 महीना ही हुए थे अभी, लेकिन फिर साथ क्या, जब मुझे लगा कि अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ तो मुझे भी चैनल लेना चाहिए, कोई मुझे भी काम करना चाहिए। हालांकि डिप्लोमा या डिग्री अभी नहीं आया था मेरे पास, लेकिन एज ए स्टिंगरशिप, यानी कि जब आप चैनल्स में काम कर रहे हैं तो उस समय रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि 20 साल पहले कि आपकी डिप्लोमा या डिग्री होनी ही चाहिए। उसमें मैंने अपने बायोडाटा में ये जरूर लिख दिया था कि मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। तो शुरुआत सीधी IBN 7 और CNN IBN जो टॉप चैनल थे उस समय, नेशनल चैनल्स थे, और भगवान के जैसे वहीं से शुरुआत हुई। अमित चौधरी और हमारे सर थे, ज्योति कमल सर, अमित चौधरी सर और ज्योति कमल सर चंडीगढ़ देखते थे, क्योंकि जितने भी उस समय नेशनल चैनल्स थे, चाहे आज तक हो, NDTV हो, स्टार हो, आज तक भी उनके चंडीगढ़ में ब्यूरो होते हैं। जो हमें को जिनके नीचे हम काम करते हैं वो चंडीगढ़ में ब्यूरो बैठते हैं। अच्छा। जिनके अंडर 3 स्टेट्स होते हैं, हरियाणा, उनको होती है, हमारी रिपोर्टिंग उनको होती है। अगर उनसे संपर्क नहीं हो पाता तो हम नोएडा करते थे। अच्छा। मतलब वो हमारे बॉस होते थे। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, मतलब 3-4 स्टेट्स के वो ब्यूरो होते हैं। तो उन्हीं को हम रिपोर्टिंग करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। तो बस उनके साथ रहकर काम किया। 8-9 जिलों में हरियाणा में काम करते थे, एक्टिवली काम किया पूरा। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से चैनल्स में काम किया। फिर उसके बाद जो है सोशल मीडिया की जो है शुरुआत हुई। कमल जी, आज तक जितनी आपने कवरेज की है उसमें सबसे टफ कवरेज आपको कौन सी लगी? सबसे टफ कवरेज तो वैसे तो कोई भी नहीं लगी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू से हमारा एक्सपीरियंस जो हमारा रहा, हमारी जो ट्रेनिंग रही, तो हमारी शुरू से हार्ड ट्रेनिंग रही। अच्छा। शुरुआत में ही 2000 सन, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, 7 था या 8 था, जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, क्योंकि मुझे क्रिकेट में ज़्यादा शौक नहीं है तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। जोगिंदर शर्मा ने आखिरी बॉल पर जो है वो मैच जितवाया था, भारत को जितवाया था। और उस दिन मुझे चैनल से रात को फ़ोन आता है IBN 7 से कि जो हमारे रोहतक के रिपोर्टर हैं वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे, और ऐसे ऐसे जो है जोगिंदर शर्मा जो अब DSP हैं हरियाणा पुलिस में, ASP बन गए हैं, उन्होंने मैच जितवा दिया है और उनके घर जाया जाए और उनकी फैमिली की स्टोरीज की जाए। हम अपनी टीम को भी भेज रहे हैं, आप भी निकलिए। तो मैं उस दिन रोहतक को रातों रात मुझे निकलना पड़ा 2 बजे तकरीबन। अच्छा। तो और 3 बजे जाते ही वहाँ स्टोरीज, परिवार उनका जाग रहा था, स्टोरीज की। उनके फादर का स्ट्रगल देखकर मुझे भी लगा कि उनके एक छोटी सी पान का खोखा होता था। अच्छा। उनकी अभी हाल ही में मैरिज हुई थी, बहुत छोटा सा घर था, और छोटे से घर से उन्होंने कहाँ तक का सफ़र किया आज वो कि हरियाणा पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। और तो उस दिन 4 दिन मुझे दिन रात जाग कर वहाँ काम करना पड़ा। अच्छा। मतलब तब लगा कि भैया पत्रकारिता आसान नहीं है। आसान नहीं है। तब तो हमें लगता था कि हम एक स्टोरी करने रोहतक गए, सोनीपत गए, हम रात को वापस आ जाते थे। लेकिन जब ऐसे ही असाइनमेंट्स आने लगी तो तब पता चला कि पत्रकारिता आसान नहीं है, टफ और ज़्यादा टफ बनाने की ज़रूरत है। आपको ऑलमोस्ट कितने इयर्स हो गए अपनी पत्रकारिता? तकरीबन 19 ईयर्स हो चुके हैं, 19 साल हो चुके हैं। 2006 से शुरुआत की थी। जी कमल जी, 19 साल के सफ़र में कोई ऐसी रिपोर्टिंग जो आपको याद हो जब आप इमोशनल हुए और आपकी आंखों में आंसू आए? ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। बस कई बार हम वही है कि हम दिखावा नहीं करते उस चीज़ का। कई ऐसी घटनाएं होती हैं रूटीन में। अगर हम देखते हैं रूटीन में, हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ किसी माँ का बेटा मर जाता है, ट्रक के नीचे आ जाता है और वो माँ रो रही होती है। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें कवरेज भी करनी होती है। कई बार कैमरा बंद कर कर वहाँ कोई डेड बॉडी को उठाने वाला नहीं होता, तो हमें भी पुलिस का सहयोग करना पड़ता है। हाथ लगाकर डेड बॉडी को भी जो है स्ट्रेचर पर रखना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। क्योंकि मेरा खुद की खास तौर पे ये है कि आप काम करें, सेवा करें, लेकिन उसका दिखावा इतना नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कैमरा बंद कर कर हेल्प करनी पड़ती है। अब थोड़े दिन पहले ही करनाल के करण लेक के पास 2 ट्रकों में टक्कर के बाद ब्लास्ट हो गया, और सबसे पहले मैं मौके पर पहुंचा। पुलिस भी नहीं आई थी, पुलिस को भी मैंने इन्फॉर्म किया वहाँ पहुँच के, और लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति ट्रकों के पीछे, जो ट्रक जल रहे हैं बहुत बुरी तरह से, केमिकल से भरे हुआ ट्रक था, एक तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, उसके पीछे एक व्यक्ति पड़ा है जिसकी दोनों टांगें कट गई हैं। तो वहाँ भागे भागे गए, हमने एक रिपोर्टिंग बंद की, उसको उठाया, बड़ी मुश्किल से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, उसकी शुक्र है जान बच पाई। अगर वहाँ तक नज़र ही ना गई होती तो शायद, अगर उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई होती तो शायद उसकी जान बचानी बहुत मुश्किल थी। तो ऐसे ही बहुत से हादसे हैं। एक बार फोक के दिन आने वाले हैं, धुंध के दिन आने वाले हैं।
एक डबल डेकर बस थी, टूरिस्ट बस थी, उसका एक्सीडेंट हुआ हाईवे पर मधुबन के पास। तो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका जो फ्रंट गेट था, जो दरवाज़ा एग्जिट, उसमें एक ही होता है, स्टार्टिंग में ही होता है, और वो पूरा क्रश हो चुका था। और उसमें यह था कि कभी भी आग लग सकती है बस में, क्योंकि उसका आगे इंजन में से जो है धुआं निकल रहा था। लोगों को बड़ी मुश्किल से जैसे हम पहुंचे तो लोगों को जो फर्स्ट डेकर था, यानी कि नीचे का हिस्सा था, वहां से शीशे तोड़कर निकाला जा रहा था उनको, लेकिन ऊपर तक उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था कि ऊपर वाले लोगों को कैसे निकाला जाए। तो भगवान की जैसे मेरी हाइट अच्छी है, तो मैंने सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहा कि आप कवरेज करते रहिए। तो ऊपर वाले शीशे तोड़कर हमने सभी लोगों के सहयोग से उन तकरीबन 10 से 15 लोगों को निकाला। हालांकि डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पिछली खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। तो ऐसे बहुत से हादसे होते हैं जिसमें आदमी को दुख लगता है, या उसे कहें कि रोना आता है, लेकिन एक इतना टफ हो चुके हैं, हम भी मजबूत हो चुके हैं, हमें पता है कि सबसे पहले तो लोगों की मदद करनी है, मदद के साथ साथ कवरेज भी करनी है। क्योंकि पत्रकारिता, लोग कहते हैं कई बार हम स्टोरीज कर रहे होते हैं, देखते हैं कि 20 से 30 लोग मदद कर रहे हैं स्पॉट पे, एक्सीडेंट स्पॉट पे, हम कवरेज कर रहे हैं। कुछ एक लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई तू कवरेज कर रहा है, कवरेज छोड़कर मदद कर ले। हालांकि वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं, हमें जहां पता है कि हमारी नीड है, जहां हम हेल्प कर सकते हैं, वही हम करेंगे। हमें जब पता है कि ऑलरेडी वहां 5 लोगों की मदद की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है, और वहां 15 से 20 लोग खड़े हैं, तो फिर हमारा कवरेज करना जो हमारा पहले धर्म है, जिस प्रोफेशन से हम आते हैं, क्योंकि हम जब तक कवरेज करते हैं तभी लोगों को पता लगता है, अवेयरनेस होती है, और दूसरा जो राहत कार्य है वो कवरेज के बाद ही जो है वहां पहुंच पाता है। ये चीज रहती है। आप पूरा दिन, जैसे आपने बताया कि पूरे दिन में कितनी अलग अलग इमोशंस होते हैं, किसी माँ का बेटा चला गया, किसी के घर में लड़ाई है, आप पूरे दिन इतना सब कुछ डिस्टर्बिंग देखते हैं, क्योंकि काम ऐसा है। आप अपने आप को कैसे मेंटल लेवल को स्टेबल रखते हैं उस मोमेंट? मैंने वही बताया आपको कि एक आदमी को अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। एक पुलिस कर्मचारी है, वो रोज ऐसे हादसे देखता है, अगर वो अपने आप को मजबूत नहीं बनाएगा तो कैसे वो मजबूत हो पाएगा। एक डॉक्टर है जो रोजाना लोगों के जख्म देखता है, उस पर मलहम पट्टी लगाता है, उसके ऑपरेशन करता है, उसके टांके लगाता है। एक पोस्टमार्टम वाला व्यक्ति है, कोई 4th क्लास कर्मचारी है या डॉक्टर है, उसका भी ये काम है कि रोज उसने डेड बॉडीज देखनी है। तो कई बार हमें ऐसे हादसों पर जाना पड़ता है जिसे देखकर हमें भी बहुत ऐसा फील होता है कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आदमी को पता है कि यहाँ काम करना है। जब पत्रकारिता एक प्रोफेशन चुना है तो काम करना पड़ता है। बिल्कुल। एज अ रिपोर्टर कमल जी, आप अगर करनाल के अंदर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं करनाल के अंदर? हम करनाल की अगर बात करें तो बदलाव हालांकि समय समय पर होता रहा है, लेकिन बदलाव जो एक लोगों में लाना चाहिए, कई चीज़ों के प्रति जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। जागरूकता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जैसे आज के समय में जो आने वाला समय है ना, आने वाला समय जो है, एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पार्किंग इश्यूज बहुत ज़्यादा है। हम जो हाल ही में देख रहे हैं, कई ऐसे क्राइम हुए हैं जो पार्किंग को लेकर हुए हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर झगड़ा हो गया, गाड़ी भीड़ इतनी ज्यादा है, वहां से गाड़ी निकल रही है, मोटरसाइकिल से टच हो गई, उसको लेकर झगड़ा हो गया। अभी हाल ही में आपने देखा करनाल के कुंजपुरा रोड पर जो एक दुकानदार की पिटाई हुई, वो भी यही इशू था कि कोई गाड़ी वाला और बाइक वाले का कोई टक्कर हुआ या गाड़ी निकालने को लेकर बहस हो गई। तो लोगों में जागरूकता, ये चीज फैलाने की जरूरत है। सबसे पहले तो आज करनाल की बात करें या हम हरियाणा की बात करें, हम अपने बारे में सोचते हैं, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते। कि मैं अगर परिवार के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ कुंजपुरा रोड पर, तो मैं सुविधा पर गया हूँ या किसी और शोरूम पे गया हूँ, मैं तो शोरूम के बाहर ही सड़क पर गाड़ी खड़ी करूँगा, और आधा घंटा मुझे लगे बेशक, मैं तो गाड़ी को लॉक करूँगा और खरीदारी करने जाऊँगा। मेरी एक गाड़ी के कारण पूरी रोड जाम लग जाता है और कितने लोगों को परेशानी आती है। तो हमें सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका काम बगैर गाड़ी के भी हो सकता है तो आप 2 व्हीलर पर भी जा सकते हैं। आप मुझे कई बार देखते होंगे कि लोकल अगर कोई कवरेज हमें करनी है, किसी के सुख दुख में जाना है, कई बार दोपहर के समय, कई बार 2-3 क्रिया पर जाना पड़ जाता है किसी जानकारों की, या कहीं लोकल बाजार में कवरेज के लिए जाना पड़ जाता है। अगर हम सोचें कि हम तो इतने बड़े पत्रकार हैं, हम तो इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, ड्राइवर हमारे पास है, कैमरामैन हमारे पास है, लेकिन हम स्कूटी पर जाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम वहाँ जाएंगे, गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत आएगी, देरी से पहुँच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं मजबूरी में कहीं हम निकल रहे हैं, कहीं हमें गाड़ी पार्क करनी भी पड़ जाती है कुंजपुरा रोड पे, कोई हादसा ऐसा हो भी जाता है कई बार बारिश के दिनों के दौरान, या कहीं भी जाना पड़ जाए, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि भैया मेरी गाड़ी मैं पत्रकारों में बीच सड़क पर खड़ी करके चला गया तो क्या मैसेज आएगा।
तो हमें 5-10 कदम दूर देख के गाड़ी ऐसी जगह पार्क करनी है जिससे कम से कम किसी को परेशानी ना आए। तो मैं ऐसे पत्रकार होने के नाते लोगों से यही अपील करता हूँ, एक तो जागरूकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रैफिक का जो इशू है इस समय शहर में सबसे ज़्यादा है। ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसमें जागरूक हर व्यक्ति को होना चाहिए। पत्रकार का काम है समय समय पर वो जागरूक करता है, लेकिन लोग उस चीज़ को फॉलो भी करें। कमल जी, आपके चैनल की सबसे ज़्यादा वायरल खबरें कौन सी रही हैं? वायरल खबरें बहुत सी रही हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं उस लेवल पर कि हम खबरों को देखें या खबरों के व्यूज़ पे हम पत्रकारिता करें। कभी हमने उस पर इतना फोकस किया नहीं। ओके। जी, कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई 10 मिलियन चली गई, कोई 20 मिलियन चली गई, कोई 50 मिलियन भी चलेगी। हालांकि कोरोना काल के दौरान काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी, करोड़ों लोगों ने देखी हैं। और अब भी रूटीन में कोई ना कोई एक आधी ऐसी न्यूज़ निकल जाती है जो लोगों के दिल से मतलब जुड़ी हुई होती है, लोगों से जुड़ी हुई होती है। अब भी लाखों में करोड़ों में वो व्यूज़ जाते हैं। कमल जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई न्यूज़ डाली और ऊपर से किसी प्रतिष्ठावान व्यक्ति का आपके पास फ़ोन आया और आपने वो पोस्ट डिलीट की हो? मैम, पोस्ट कभी डिलीट नहीं की, लेकिन एक बार शुरुआत में जब हम धीरे धीरे पत्रकारिता में आए थे तो एक पोस्ट मैंने डिलीट की थी। मुझे कवरेज का ध्यान नहीं है, लेकिन वो भी तब डिलीट करी, परिवार के लोग आकर बैठ गए कि ऐसे ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन का केस था। वो मुझे बहुत ध्यान है, शुरुआत की बात है। उस परिवार के एक व्यक्ति ने जो है शराब पीकर गाड़ी चलाई और दूसरी गाड़ी को हिट कर दिया। हालांकि चोट नहीं लगी थी। उस समय परिवार के लोग घर आकर बैठ गए कि आप तो इस स्टोरी को डिलीट करें, बहुत हमारा बच्चा परेशान है, ये है वो है। तो हमने स्टोरी डिलीट कर दी। अच्छा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, लोग जो है अलग अलग तरह की भ्रांतियां पाल लेते हैं कि पता नहीं पैसे ले लिए होंगे। पत्रकार पे क्या लांछन क्या लगता है कि आपने पैसे ले लिए होंगे वीडियो डिलीट करने के लिए। और वो भी जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ जाकर शहर में कुछ ऐसी लूज टॉक की कि हम तो वहां गए और हम तो उसको धमका कर आए और खबर हमने डिलीट करवा दी। अच्छा। शुरुआत के दिनों की बात है, क्योंकि बिल्कुल मैं नया नया पत्रकारिता में आया ही था। तो उसके बाद जब हमने देखा कि लोगों के मन में फिर भ्रांतियां गलत भी जाती है और डिलीट करनी भी नहीं चाहिए खबर कोई, क्योंकि हम नए नए आए थे, उस समय इतना हमें नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि नया नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था। हमें फिर धीरे धीरे जब पता चला कि इस तरह से तो पत्रकारिता में खबर अगर आपने कर ली है तो उसको डिलीट करना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे आपने कहा कि दबाव आया, दबाव कई बार आया, अब तक आता है। अब भी कोई खबर करते हैं तो दबाव आता है कि इसको या तो डिलीट कर दें या आप हमारा वर्जन ले लें। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम कोई भी खबर करते हैं तो दोनों पक्ष को लेने की कोशिश हमारी रहती है। एक पत्रकार क्या होता है, एक जब हमने नेशनल चैनल्स में काम किया उसका मतलब यही है कि हमने काफ़ी कुछ देखा, वहाँ से सीखा। बिल्कुल। जल्दबाजी में अगर आप एक पक्ष की खबर चला दोगे तो सामने वाला आप पे दबाव खबर डिलीट का भी बनाएगा। वो फिर वो ये भी कहेगा कि मेरा वर्जन भी ले लिया जाए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि टारगेट जर्नलिज्म नहीं होनी चाहिए, कि किसी को आप एक तरफा टारगेट ना करें, क्योंकि एक तरफा टारगेट आप करेंगे तो आपको पता है कि फिर आपको दूसरा पक्ष भी दोबारा से दिखाना पड़ेगा। कोशिश आप ये करें कि हर पत्रकार को कि एक खबर आप दिखा रहे हैं उसी में उस व्यक्ति का वर्जन जरूर लें, बेशक वो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस ना हो। हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम फ़ोन मिलाकर, चाहे अधिकारी पर आरोप है, नेता पर आरोप है, डॉक्टर पर आरोप है, किसी पर भी आरोप है, फ़ोन मिलाकर उससे फ़ोन पर ही वर्जन ले लिया जाए। कम से कम वो कहने वाला ना बने। और अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसको भी लाइव में हम ले सकते हैं कि हमने 2 बार उसको कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो भी हमारा कम से कम दिखा सकते हैं कि हमने उससे बात करी है। ये तो हो गया कमल जी आम जनता का विजन। अगर हम बात करें पत्रकारिता में कभी पॉलिटिकली दबाव रहता है? पॉलिटिकली दबाव देखिए, जब हम शहर में रह रहे हैं लोगों ने कोशिशें बहुत की हैं, कई बार कोशिशें की हैं। अच्छा। लेकिन आपके सामने है कि हम कभी दबे नहीं। कवरेज जो जेन्युइन तरीके से दिखा रहे हैं, जेन्युइन तरीके से पत्रकारिता के दायरे में रह के खबर दिखाई है, तो इसलिए उन्होंने भी कोशिशें नहीं की इसको कि दबाया जाए। एक पत्रकारिता का एक एथिक्स होते हैं, अगर हम एथिक्स में रहकर उसको कवरेज करेंगे, एक शब्दों का चयन सही होगा पत्रकार का, तो उनको भी पता है कि पत्रकार कवरेज दिखा रहा है। चाहे कोई वो सड़क का घोटाला है, चाहे धान घोटाला है। अब धान घोटाला आप देख रहे हैं, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पहले दिन से उसको बड़े प्रमुखता से दिखा रहा है। उसमें अब तक 5 अरेस्ट हो चुकी हैं, आगे और भी अरेस्ट होनी है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और 5 से 6 अरेस्ट होने के बावजूद भी अभी कई और लोगों की अरेस्ट हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दबाव में आना ही नहीं चाहिए। तो अगर दबाव में कोई पत्रकार आ जाता है तो वो पत्रकारिता कर ही नहीं सकता। एक बार अगर हम किसी के दबाव में आकर हम झुक गए या किसी खबर को डिलीट कर दिया, फिर वो आदमी पत्रकारिता कर ही नहीं पाएगा। कमल जी, कभी ऐसा हुआ है एज अ पत्रकार कि आपने कोई न्यूज़ कवर की,
उसके ऊपर एक्शन भी हुआ और सामने वाले को सज़ा भी हुई, और उसका नुकसान या सामने वाले का कोई दबाव आपके बाद उसके बाद आया है, या कोई थ्रेट आया या परिवार को थ्रेट आया, ऐसी पोजीशन आई है मैम कभी? देखिए, खबरें बहुत की हैं, खबरों का असर भी हुआ है और असर पर कार्रवाई भी हुई है, और खबर चलने के बाद यहाँ तक कि इंस्पेक्टर लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के या अधिकारी के लेवल के कई अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। एक्सक्लूसिव कवरेज जैसे बहुत की हैं। खनन का मामला था, खनन के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। तो कभी उनकी तरफ से थ्रेट नहीं आए बाद में? थ्रेट मैम देखिए, अब कहें कि हमें थ्रेट आई है, पत्रकार देखो अगर काम करेगा तो ये इक्का दुक्का थ्रेट चलती है। अच्छा। लेकिन हम कहें कि डायरेक्ट उन्होंने थ्रेट दी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। एक दो बार कुछ जो कहते हैं कि दबंग किस्म के लोग जो अपने आप को बनते हैं, अपनी तरफ से दबंगई दिखाते हैं कि भाई इसको दबा देंगे, उनकी तरफ से एक दो बार थ्रेट आया। हमने केसेस भी रजिस्टर कराए, कार्रवाई भी हुई, उनके खिलाफ अरेस्ट भी हुआ। और कई बार विदेश में रह रहे कुछ युवा नौजवान हैं, लड़के, वो भी उनकी तरफ से भी थ्रेट आ जाता है कई बार, लेकिन हम इतना सीरियस नहीं लेते। वही बात है कि सीरियस अगर हम लेकर बैठ गए हर चीज़ को, तो आप कवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप घर के लोग भी आपको कहेंगे कि भैया आपको इतने ज़्यादा थ्रेट आ रहे हैं, आप क्यों रात को 1 बजे निकल रहे हैं, आप 2 बजे क्यों निकल रहे हैं। और हमें तो अकेले जाना पड़ता है, ऐसी सुनसान जगहों पर जाना पड़ता है, रात के समय कभी एनकाउंटर हो जाता है, कुछ हो जाता है, और रात के तकरीबन अकेले ही जाते हैं हम कवरेज करने के लिए। तो अगर डर के बैठ गए फिर तो काम नहीं होगा, पत्रकारिता नहीं होगी। अगर गलत काम करेंगे तो डर जरूर होगा। जब हम सही काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक एथिक्स में रहकर पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे किसी की हम कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए नेगेटिव जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव है। वो हमारा काम है कि हमने कवरेज दिखानी है। कि जब आप इसमें आए थे, डिजिटल मीडिया में आए थे, जब करनाल ब्रेकिंग लॉन्च हुआ था, बहुत सारे लोगों को तो न्यूज़ उस समय पता चली थी कि इस तरह की न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। आपने क्या फ़र्क देखा जब आपने चैनल शुरू किया था, या जब वो पत्रकारिता होती थी, और आज हम रोज़ एक नया चैनल देखते हैं लॉन्च नया? क्या ऑथेंटिक खबरें होती हैं उतनी? नहीं, तकरीबन अगर करनाल की बात करें तो काफ़ी हद तक ऐसी दिक्कत कभी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ एक बार जरूर कुछ एक चैनल्स की तरफ से देखा गया, लेकिन तकरीबन करनाल के तकरीबन सोशल मीडिया वाले जितने हमारे पत्रकार भाई बहन हैं, काफ़ी सोच समझकर पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने समय में चैनल्स में काम किया हुआ है, अखबारों में काम किया हुआ है। कुछ एक लोग शुरू में जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने नौसिखिया की तरह काम किया हो, लेकिन अब वो भी सचेत हो चुके हैं, वो भी सीनियर्स को देख चुके हैं कि पत्रकारिता क्या होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरुआत में मुझे भी नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। शुरू में देखो, हमें भी समझने का, सीखने का समय लगता है। बिल्कुल। तो हर आदमी को कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, तो सीखने में समय लगता है। लेकिन फिर भी कुछ एक लोग कई बार अगर ऐसी पत्रकारिता कर जाते हैं, लेकिन उनको करनी नहीं चाहिए, बचना चाहिए। एक पत्रकार का दायरा होता है, किसी को आप आंखों में चुभो, वो बेशक चुभो, लेकिन जानबूझ के अगर आप उसको आंखों में चुभोगे या जानबूझ के उसकी आंख में आप तीली डालोगे, तो वो चीज़ गलत है। अगर कोई आप खबर आई है, खबर को आप खबर के दायरे में रहकर अगर आप उसको दिखाओगे तो वो ठीक होता है। लेकिन अगर प्लान करके अगर आप खबर दिखाएंगे, गलत करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि करनाल में बहुत अच्छे तरीके से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, हमने बीच में कुछ ऐसे पत्रकारों के बारे में सुना जो कि एक्सपीरियंस भी नहीं थे, और ब्लैकमेलिंग का मामला बड़ा सामने आया कि वो कहने के लिए पत्रकार हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे ही पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग वे में, क्योंकि वो पत्रकार का उन्हें जो टैग मिल जाता है, क्योंकि वो कवरेज कर रहे हैं, तो ब्लैकमेलिंग के मामले सामने आए। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पता क्या, देखिए, हर फील्ड में कुछ गलत लोग भी होते हैं। चाहे पुलिस की अगर बात करें, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ गलत लोग हैं। ऐसे पत्रकारिता में भी देखिए बहुत गलत है। हालांकि बिल्कुल तकरीबन लोगों की जो छवि रहती है पत्रकार के प्रति, हालांकि अब इतना नहीं है, लेकिन एक समय था पहले, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पसंद नहीं करते थे किसी पत्रकार के साथ बैठना। बिल्कुल। लोग सोचते थे कि भैया ये तो मेरे को ब्लैकमेल करेगा। ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। जब हमने शुरुआत करी तो उस समय ऐसी चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे लोग भी जागरूक होते चले गए। जब मीडिया एक्सपेंड हो गया, एक दायरा बढ़ गया, अगर उस समय 10 पत्रकार हुआ करते थे, आज 150 पत्रकार हैं, तो अब ना चाहकर भी कोई आदमी मतलब गलत कर नहीं सकता। लेकिन एक दो अगर कोई शरारती आदमी है जिन्होंने गलत काम करना ही है, देखिए उन्होंने वो करना है।
वो तो हर प्रोफेशन में, कोई सा भी प्रोफेशन हो, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, नेता हो, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं होता। जिसकी आत्मा कहती है कि भैया मेरे को गलत काम करके पैसा कमाना है, तो वो गलत काम करके कमाएगा। अगर हमें लगता है कि हम भाई मेहनत से भगवान की जैसे अच्छा कमा रहे हैं, दिन रात भागकर अच्छा कमा रहे हैं, तो हम अपने आप ही अच्छा काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन बचना चाहिए इन चीज़ों से। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनको बचना चाहिए। आप पत्रकारिता से मेहनत कर कर भी आप अपने प्लेटफॉर्म को स्टैंड कर सकते हैं। इक्का दुक्का मामले जरूर सामने आए हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन बचना चाहिए जो कुछ हुआ। हालांकि एक दो बार मामले सामने आए जिसके साथ भी हुआ, लेकिन उसने भी दोबारा से, मुझे जहां तक ध्यान है कि उस व्यक्ति ने भी दोबारा से कभी ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं की। तो वो भी सुधार है एक किस्म का। बिल्कुल। ऐसा पत्रकार का काम होता है, जब हम कोई भी कवरेज चला रहे हैं कमल जी, तो उसको जो ऑथेंटिसिटी है उस चीज़ की, चाहे वो आम आदमी की है चाहे सरकार की है, उसको पूरा ओरिजिनल तरीके से दिखाए। लेकिन जब हम सरकार, आपको भी पता है कि हर जगह काम के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, तो जब आप कभी सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, चाहे वो हमारी सरकार अब सरकार उसमें है या नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सरकार के बिल्कुल ओरिजिनल रूप को दिखाते हैं तो ऊपर से कोई दबाव आता हो? मैम ऐसा अभी तो हाल ही में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ इक्का दुक्का मामले तकरीबन 6-7 साल पहले मेरे साथ भी घटित हुए हैं। इक्का दुक्का मामले कोई हो जाता है कि कभी किसी लीडर से आपकी तनातनी हो गई, उसने अपनी तरफ से कोशिश करी कि इसको दबाया जाए, लेकिन सारे जानते हैं कि दबे हम कभी भी नहीं, हम क्योंकि हम गलत नहीं थे, हमें पता है। तो इसलिए जब किसी भी नेता की तरफ से अगर ऐसा कोई कोशिश की भी गई तो हमने उनके सीनियर्स के सामने बात रखी, तो वो सब चीज़ निपट जाती है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बैठ के हर चीज़ का समाधान हो जाता है। वही बात है कि अगर हम गलत कुछ करेंगे तो हमें डरना पड़ेगा उनसे, जब गलत नहीं करेंगे तो फिर डरने की भी जरूरत नहीं है। और वो जितना मर्जी कोशिश कर ले दबाने की, तो दबेगा तो कोई भी नहीं व्यक्ति ऐसे। कमल जी, जितना टाइम आपको हो गया इसमें, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कवरेज की हो, कोई न्यूज़ कवरेज, जिसके बाद आपको लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा हो? नहीं, लीगल नोटिस के कई बार हुए हैं। अच्छा जी बिल्कुल, लेकिन स्टैंड आज तक कोई कोर्ट में नहीं कर पाया। अच्छा। किसी ने डेफेमेशन डालने की कोशिश की, किसी ने ये कहा कि इनके पास पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं है, ये कवरेज नहीं दिखा सकते। अच्छा। तो कई लोगों ने लीगल नोटिस भिजवाए, एडवोकेट्स के थ्रू भिजवाए, कोर्ट में डाले, लेकिन आज तक एक भी केस जो है, जो डेफेमेशन का भी होता है, वो भी कोर्ट में एक्सेप्ट भी नहीं हो पाया। वो एक ही जवाब से हमारा वहीं वॉश आउट हो गया। क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस ने उस आरोपी को मीडिया के सामने ला दिया, तो हम तो दिखाएंगे ना कि वो गलत काम करता था। बिल्कुल। तो या कुछ कभी कभार किसी के संस्थान में कुछ महिला कर्मचारियों ने ही उस पर व्यक्ति पर आरोप लगा दिए। अच्छा। वो हमने खबर दिखा दी, वीडियो प्रूफ्स हैं। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दे दी। बाद में उस संस्थान के मालिक की तरफ से भी कई बार डेफेमेशन डाली गई, लेकिन वो बता रहा हूँ कि कोर्ट में वो एक्सेप्ट भी नहीं हुई। क्योंकि जब हमने अपने वीडियोस प्रूफ सामने रखे कि ये खुद इनके एम्प्लॉइज जो हैं, उन्हीं के संस्थान पर ये आरोप लगा रहे हैं, पुलिस में इनकी तरफ से शिकायत दी गई है, पुलिस का वर्जन हमारे पास है, संस्थान पे हमने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, तो डेफेमेशन नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम पहले जब पत्रकारिता हम कर चुके हैं, नेशनल चैनल्स की कर चुके हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि हमने कैसी कवरेज दिखानी है और कैसी नहीं दिखानी। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई कवरेज ऐसी दिखाएंगे जिससे आपको लीगल नोटिस आ सकता है, तो वो चीज़ तो फिर अनपढ़ पत्रकारिता होगी, उससे बचना चाहिए, वैसा काम नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि जो भी प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन में अपने मनभेद भी होते हैं साथियों के साथ, और मतभेद भी होते हैं। तो जब आप पत्रकारिता में और भी पत्रकार हैं, तो ये हमने सुना भी है और लोगों ने देखा भी है, आपको जितने लोग जानते हैं, किस तरह के मतभेद आप लोगों को झेलने पड़ते हैं पत्रकारिता में? मैम चलते रहते हैं। देखिए, किसी भी आप कहीं भी अगर हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी होती हैं कि आपस में इस तरह का मनमुटाव हो जाता है। एक परिवार भी अगर है, परिवार में 2 या 4 भाई भी रहते हैं, तो उनका भी आपस में मनमुटाव हो जाता है। लेकिन हमारा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ मनमुटाव कि वो बहुत आगे तक गया हो। ऐसा तो नहीं हुआ। इक्का दुक्का मामले जरूर हुए हैं, वो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है, हमारी तरफ से कभी पहल नहीं होती है, ना ही हम कभी करेंगे, क्योंकि हमें काम से प्यार है। बिल्कुल, अपने काम को हम पहली प्राथमिकता देते हैं, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। जी। क्या कमल जी, कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपने कवरेज की, लाइव कवरेज की, और फिर उस जो दिखाया गया था वो नहीं था, कुछ और था लाइव कवरेज में? ऐसा कभी उस लेवल पे तो नहीं हुआ कि हमने अपनी तरफ से कोई गलत कवरेज कर दी हो,
कभी कभार स्पोर्ट पे ऐसा कई बार हो जाता है कि लोग बोल रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए और जो डेड बॉडीज ले गए हैं 2 लोग, उन्होंने लाइव में बोल दिया कि 2 लोगों की मौत हुई है। और हॉस्पिटल जाकर जब हमने उसको कंफर्म किया, सेकंड न्यूज़ अपडेट करी, तो पता चला कि एक की डेथ हुई थी और एक सीरियसली इंजर्ड था। एक आधी बार ऐसा हुआ है। अच्छा। हालांकि लाइव में देखिए कि लाइव जब चल रहा है, लाइव में लोग क्या बोलते हैं तो लोगों का ही हमने व्यू चलाना है, क्योंकि वो चश्मदीद हैं। उनके हिसाब से वो जब घायलों को लेके जा रहे थे तो उनके हिसाब से दोनों में सांसें नहीं थी। हालांकि जब हम हॉस्पिटल पहुंचे वो व्यक्ति काफ़ी क्रिटिकल था, काफ़ी सीरियस था, तो हमने दोबारा वहां से न्यूज़ अपडेट जरूर की कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक जो है सीरियसली इंजर्ड है। हालांकि दोबारा हमें उससे घंटे 2 घंटे बाद दोबारा उसको अपडेट करना पड़ा कि घंटे 2 घंटे बाद उसकी बेचारे की डेथ हो गई थी। ऐसे मामले कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई गलत कवरेज दिखाई उसको दोबारा अपडेट करना हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। जब एक्सपीरियंस ही इतना होगा तो आदमी अपनी तरफ से ऐसी गलती करने से बचता है। कमल जी, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो आप अपने चैनल पे सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं लेनी? मैम ऐसी बहुत सी कवरेजेस रहती हैं। अगर देखें, एक पत्रकार होने के नाते इन कवरेजेस को दिखाना नहीं चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी और न्यूज़ किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है ये, लेकिन मैं, आपने सवाल पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जमीनी विवाद होते हैं, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट। रोजाना दिन में 3 से 4 लोगों का फ़ोन आ जाता है, किसी महिला का फ़ोन आ जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी में हमारे ही रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, आप आइए गांव में, इसको दिखाइए। तो हमें पता है कि वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट कचहरी में या अधिकारियों को कंप्लेंट देके सुलझेगा, वो हमारे कवरेज करने से नहीं सुलझेगा। और ऐसे ही बहुत से मामले रूटीन में तकरीबन 3 से 4 फोन इसके आ जाते हैं कि पति पत्नी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, और ऐसा आ जाता है कि घरेलू झगड़े चल रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाली न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा टीआरपी देने की होती है? बिल्कुल है, टीआरपी देने की होती है। लोग ऐसी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कि आपके चैनल को टीआरपी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में हमने इक्का दुक्का ऐसी कवरेज दिखाई है। अच्छा। लेकिन जब उसके बाद हमें पता चला कि ऐसी कवरेज का एक समाज में ही गलत इंप्रेशन जाता है, समझौतों की जो गुंजाइश है ना वो खत्म हो जाती है। पति पत्नी झगड़ रहे हैं और उनके आगे अगर हम माइक लगा रहे हैं, वो आपस में उस समय तो गुस्से में एक दूसरे को बोल जाएंगे, लेकिन जब कमेंट्स उनके नीचे आएंगे तो बहुत गलत आएंगे। उनके बच्चे वो कमेंट्स देखेंगे, बहुत गलत होगा। और न्यूज़ चलने के बाद चाहे हमें पति की तरफ से बुलाया गया हो चाहे पत्नी की तरफ से बुलाया गया हो, समझौते की गुंजाइश उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अमूमन रूटीन में ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं कि जिस तरह से आजकल चल रहा है, पति पत्नियों के जो रिलेशन है उसको लेकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसी खबरें चलाने से बचना चाहिए। ये एक चीज़ है। कमल जी, आप करनाल ब्रेकिंग को आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? मैम आने वाले 5 साल में अगर देखें तो एक तो सबसे पहले इंतजार है, क्योंकि अभी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जो है एक सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन बहुत से राज्यों में सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है। अच्छा। हरियाणा में बातचीत चल रही है, हमारी एसोसिएशंस के जरिए इंडिविजुअली जो है सभी पत्रकार जो है सीनियर वो बातचीत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रजिस्टर्ड किया जा सके सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म को, जो प्रोफेशनली तरीके से कवरेज कर रहे हैं, जो एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो जीएसटी भर रहे हैं, जो कंपनी रजिस्टर्ड है, एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनली तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनको रजिस्टर्ड किया जाए। तो उम्मीद है कि शायद 6 महीने साल में सरकार इस पर कोई फैसला ले, और अगर रजिस्टर्ड हो जाता है, क्योंकि रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम पता चल जाए कि कौन एक बेहतर पत्रकारिता कर रहा है, कौन ऑथेंटिसिटी से पत्रकारिता कर रहा है, और रेगुलेशंस होनी चाहिए। अब प्रिंट मीडिया है, उनको पता है कि हमारे ऊपर रेगुलेशन है, यानी कि अगर हम कुछ भी अनाप शनाप छापेंगे तो हमारे पे कोई कार्रवाई कर सकता है। प्रसार मंत्रालय है, ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई गलत करता है तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे होना चाहिए। जो मेरी खुद की निजी विचार है कि सरकार को जल्द से जल्द सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स को रजिस्टर्ड करना चाहिए। हरियाणा में इसकी पॉलिसी जो है लागू की जानी चाहिए, ताकि एक जो है प्रॉपर तरीके से इसका जो मान सम्मान है सोशल मीडिया न्यूज़ का वो बना रहना चाहिए। कमल जी, अभी कोई ऐसी संस्था है जिस संस्था के अंदर सारे पत्रकार आते हो? जी, ऐसी बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आपका भी हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वागत है, क्योंकि एक पॉडकास्ट जो होता है ये भी एक पत्रकारिता का ही हिस्सा माना जाता है। तो सबसे पहले तारा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और कुछ बातें तारा जी के साथ। तो आप भी हमारे पत्रकार एक परिवार का हिस्सा बने हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आने वाले यूथ को पत्रकारिता में आने के लिए क्या सुझाव देंगे? मैम पत्रकारिता की अगर बात करें तो पत्रकारिता में यूथ जरूर आए। मास कम्युनिकेशन की जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत से लोग मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, लेकिन उनको शुरुआत में ये नहीं पता होता कि सिर्फ मास कम्युनिकेशन का कोर्स आपको सिर्फ पत्रकार बनाता है।
जबकि मास कम्युनिकेशन के कोर्स से ऑप्शंस बहुत हैं। अच्छा। समय समय पर हम जाते हैं, मास कम्युनिकेशन के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सेमिनार में जाकर उनको गाइड करते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्रकार ही बनना है आपने न्यूज़ चैनल में ही काम करना है। आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं, आप किसी भी बड़ी कंपनी में पीआर का काम कर सकते हैं, पीआरओ अपॉइंट हो सकते हैं, और आप कोई भी अपनी इवेंट कंपनी खोल सकते हैं। तो ये सभी मास कम्युनिकेशन से ही सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं जो आप काम कर सकते हैं। तो पत्रकार बनिए आप, अगर आप इंटरेस्ट है आपका ऐसे एंकरिंग में, ऐसे रिपोर्टिंग में, तो आप पत्रकार बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स करते हैं। हर एक तो पत्रकार नहीं बन पाता। करनाल में मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स 100 से करीब पास आउट होते होंगे, 100 या 150 के करीब पास आउट होते हैं कॉलेज से। तो सभी 100 या 150 पत्रकार करनाल में तो एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि तकरीबन बड़े बड़े पेपर्स में वैकेंसीज फुल हैं, चैनल्स में वैकेंसी फुल है। तो कोई ब्लॉगिंग करता है अपनी, और ब्लॉगिंग में आजकल पैसा भी बहुत है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं तो वो काफी अच्छा अर्न करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से। एक अच्छी ब्लॉगिंग की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दायरे में रहकर, वो भी हर चीज का दायरा होता है। इंस्टाग्राम पर जो बढ़ रही अश्लीलता है उससे बचना चाहिए, लेकिन वैसे आप ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, उससे में बहुत अच्छा इनकम सोर्स है। अगर किसी भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को कभी भी कोई सलाह लेनी है तो कभी भी हमारे से संपर्क कर सकता है। आपने पत्रकारिता को चूज किया या पत्रकारिता ने आपको चूज किया? ये अगर बात करें तो पत्रकारिता ने ही मुझे चूज किया। क्योंकि पत्रकारिता, मैंने आपको बताया कि जैसे घर चल कर आई थी खुद। आपके पास कॉल आया। पत्रकारिता में मैं आपको बताऊं कि दूर दूर तक हमारे कभी कोई खानदान में, कोई परिवार में, कोई रिलेशन में कोई पत्रकार नहीं था। ग्रेजुएशन मैं कर चुका था, मुझे तब भी पत्रकारिता की एबीसी नहीं पता होती थी। लेकिन एकदम समय चेंज हुआ। कोई फ्रेंड सर्कल में दूर दूर तक पत्रकार नहीं था। न्यूज़ चैनल्स में देखना पसंद नहीं करता था, कम देखता था बहुत। न्यूज़पेपर्स में बहुत कम पढ़ता था। लेकिन पत्रकारिता ही चलकर मेरे पास आई। मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं आज तक कहता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड थे, उनकी मदर थी और उनकी सिस्टर्स ने कोर्स किया गुरु हरकृष्ण स्कूल में। मास कम्युनिकेशन का कोर्स आया था नया नया डिस्टेंस थ्रू, तो उसी ने मेरी ज़िंदगी बदली और मुझे पत्रकार बनाया। वो मैं आज भी मानता हूँ। इसीलिए पत्रकारिता ने आपको चूज किया। जी बिल्कुल। ठीक है कमल जी, एक लास्ट मैसेज आप करनाल की जनता को क्या देना चाहते हैं? करनाल की जनता को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपका परिवार, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उनकी इज्जत करिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बहन भाइयों को इस काबिल बनाइए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। और जब आप फैमिली की अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाते हैं, फिर आप अपने समाज की सोचिए। सबसे पहले आपका परिवार है, आप अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखें। जब परिवार का आप ध्यान रख रहे हैं और आप अपने कुछ समय से फ्री हैं, फिर आप अपने आसपास के लोगों का, अपने समाज के लोगों का ध्यान जरूर रखें। और जो आपसी मनमुटाव हो जाते हैं ना, कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं वो तेरा वो कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आखिरी में होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसी जो मनमुटाव है वो डिफरेंसेस इतना क्रिएट कर देते हैं कि आपकी जो अच्छे खासे रिलेशन थे वो खराब हो जाते हैं, और लोग जो हैं उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो यूथ से भी हमारी ये है कि करनाल में बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि करनाल में रोजगार नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। काम छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता है। अगर हम अपने तरफ सोचें कि भैया मैं सड़क पर बैठकर भी पत्रकारिता कर रहा होता हूँ, सड़क पर नीचे बैठकर भी खुद कैमरा चला रहा होता हूँ, तो मैं तो सोचूं कि मैं तो इतना बड़ा पत्रकार हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। काम छोटा बड़ा कोई भी हो, आप काम करिए, अपने परिवार का रोजगार चलाने के लिए काम कीजिए। और विदेश जाने से बचिए। जिनके खास तौर पर एक एक दो दो बच्चे हैं, उनको तो विदेश नहीं जाना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। ऐसे बहुत से मामले सामने हम देखते हैं, रोजाना कवरेज करते हैं कि माँ बाप में से माँ की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई, इसी इंतजार में कि उनका बच्चा विदेश से आएगा, वो सेटल होएंगे, उनके साथ विदेश जाएंगे, लेकिन इतने में ही वो सालों के साल निकल गए, ना ही वो वापस आ पाया और ना ही ये जा पाए। तो बचना चाहिए। आप यहाँ रहकर भी उस इनकम को पैदा कर सकते हैं, उस इनकम को कमा सकते हैं कि जिससे आपका और आपके परिवार का पालन पोषण अच्छा हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक आपका समाज में, शहर में सोशली सर्कल अच्छा हो। जितना ज़्यादा आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा, आपके इनकम सोर्स जो है उतने ज़्यादा निकलेंगे कि आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं, एक छोटा बिजनेस करके यहाँ से भी कमा सकते हैं, आप कुछ भी काम करके कमा सकते हैं। तो इसलिए सोशल सर्कल भी थोड़ा मेंटेन जरूर रखें शहर में। थैंक यू सो मच कमल जी, आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू।